तो एंड गेम के बाद से एमसीयू की पावरफुल सुपर हीरो की लिस्ट कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है और अब हमें कई सारे न्यू सुपर हीरो देखने मिलते हैं जो आगे जाकर बहुत ज़्यादा ताकतवर बनने वाले हैं। इसलिए आज हम एमसीयू को टॉप 11 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज की बात करने वाले हैं, लेकिन ऐसे किसी कैरेक्टर की बात नहीं करने वाले जो अभी के लिए एंटी हीरो बन चुकी है या जिनका चैप्टर ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो नंबर 11, लव। अब लव गॉर की बेटी है जिसे थॉर ने अडॉप्ट कर लिया है और ये थॉर के साथ ही रहती है, पर ये सब पॉसिबल हुआ इटर्निटी की वजह से, क्योंकि लव तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन गॉर की विश की वजह से लव को फिर से ज़िंदगी जीने का मौका मिला। पर अब वो पहले से ज़्यादा ताकतवर बन चुकी है। इटर्निटी ने इसे बनाया है इसलिए इसकी शैडो में इटर्निटी दिखाई देता है, साथ में ये अपनी आंखों से लेज़र बीम भी प्रोड्यूस कर सकती है और इतनी छोटी होने के बाद भी इसकी स्ट्रेंथ लेवल इतनी अच्छी है कि ये स्टॉर्म ब्रेकर को बड़ी आसानी से उठा लेती है। ऊपर से लव को बैटल ट्रेनिंग थॉर देने वाला है और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लव म्यूनर को भी उठाने के लिए वर्दी हो, लेकिन अभी तक हमने उसे म्यूनर को उठाते हुए नहीं देखा है। पर यह बात तो साफ है कि लव आगे जाकर अच्छी खासी पावर गेन करने वाली है। वैसे कॉमिक्स में लव नाम की कॉस्मिक एंटिटी भी एग्जिस्ट करती है और जिस हिसाब से मार्वल में चीज़ें हो रही है उसे देखकर कल को अगर लव एक कॉस्मिक एंटिटी बन भी जाती है तो उसे देखकर मुझे ज़्यादा शौक नहीं लगने वाला। बट ये सारी फ्यूचर की बात है, अभी के लिए लव को बहुत कुछ सीखना है। नंबर 10, एडम वॉरलॉक। अब सोवरन रेस के लिए एडम वॉरलॉक एक परफेक्ट बीइंग है। वैसे एडम टाइम से पहले अपने चेंबर से बाहर निकल गया था, लेकिन अगर हम वॉरलॉक को सोवरन रेस का सबसे ताकतवर बीइंग बोले तो गलत नहीं होगा। एडम अभी के लिए एक बच्चा ही है और साथ में उसके पास लाइफ और बैटल एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा कमी है। ऊपर से उसे अपनी पावर्स और स्टेमिना को ठीक से मैनेज करते नहीं आता है। पर अब एडम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का मेंबर बन चुका है और टाइम के साथ वो मैच्योर भी बन जाएगा। एडम की स्ट्रेंथ लेवल किसी भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मेंबर को सरपास कर देती है और इसकी एनर्जी ब्लास्ट भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। वैसे कॉमिक्स की कुछ कॉस्मिक इवेंट में एडम वॉरलॉक का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए पॉसिबिलिटी है कि सीक्रेट वॉर्स तक एडम एक इम्पोर्टेंट बंदा बन जाए। नंबर 9, अमेरिका शावेज। अब वैसे तो अमेरिका एक अल्टरनेट यूनिवर्स से बिलोंग करती है जिसने गलती से अपने पेरेंट्स को मल्टीवर्स में फेंक दिया, पर अभी के लिए शावेज मेन यूनिवर्स में रह रही है। पहले इस लड़की को अपने पावर्स पर जरा भी कंट्रोल नहीं था, पर थैंक्स टू स्कारलेट विच अब शावेज अच्छे से अपनी एबिलिटीज को कंट्रोल कर सकती है। साथ में जिस भी यूनिवर्स में जाना चाहे वो बड़ी आसानी से जा सकती है। इस लड़की के ड्यूरेबिलिटी लेवल्स इतने कुछ खास नहीं है, पर इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। इसके पंच मारने पर शॉकवेव प्रोड्यूस हो जाते हैं और साथ में स्कारलेट विच को तो इसने ऑलमोस्ट लावा में फेंक ही दिया था। पर अभी के लिए तो शावेज कामरताज में मैजिक सीख रही है, तो हम जब भी उसे फ्यूचर में देखेंगे वो मैजिक भी अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाएगी। और शावेज अकेले ऐसी लड़की है जिसका मल्टीवर्स में कोई दूसरा वर्जन देखने नहीं मिलता है। नंबर 8, स्पाइडरमैन। हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन अब काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बन चुका है, इतना कि इसने पूरे दुनिया को ही ये बुला दिया कि पीटर पार्कर कौन है। स्पाइडी को अब शुरू से सब कुछ शुरू करना है, क्योंकि जब तक पीटर के पास स्टार्क टेक्नोलॉजी थी उसकी मजे थे। करोड़ों रुपए से बने सूट जिसमें एक नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करता था, डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 500 से ज़्यादा वेब शूटिंग मोड्स थे और एडिट का यूज़ करके वो प्लेनेट अर्थ पर किसी को भी टारगेट करके मार सकता था। लेकिन उसने ऐसा कभी कुछ किया नहीं। मैं उसकी जगह होता तो एडिट से बहुत कुछ कर चुका होता। पर यूनिवर्स को सेव करने के लिए पीटर ने अपनी आइडेंटिटी को ही सेक्रीफाइस कर दिया। अब ना तो उसे कोई जानता है और ना ही उसके पास स्टार्क टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, जिसकी वजह से स्पाइडी का सूट पहले की तरह फैब्रिक से बना है जिसमें कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम या ड्रोन या वेब शूटिंग मोड्स नहीं है। पर स्पाइडी इतना तो ताकतवर है कि उसे हाईली एडवांस सूट की ज़रूरत नहीं है। वो अपने स्पाइडर सेंस, थोड़ी बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस का यूज़ करके ऑलमोस्ट किसी भी स्पाइडरवर्स की सुपर विलन को बीट कर सकता है। नंबर 7, वाइट विजन। अब वंडर विजन के बाद से वाइट विजन कहाँ चला गया किसी को नहीं पता और मुझे नहीं लगता वाइट विजन के बारे में जानने में कोई इंटरेस्टेड भी है। पर रेड और वाइट विजन दोनों की एबिलिटीज सेम है, बस फर्क इतना है कि विजन के फोरहेड पे माइंड स्टोन था और वाइट विजन के हेड पर एक चिप लगी है। पर जब ये दोनों एक दूसरे को मार रहे थे तब लेज़र बीम की एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर थी, लेकिन फिर भी माइंड स्टोन एक इन्फिनिटी स्टोन था, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेड विजन की एनर्जी बीम ज़्यादा डेंजरस थी। लेकिन वाइट विजन भी अपनी बॉडी की डेंसिटी को चेंज कर सकता है और साथ में चीज़ों के आर पार भी जा सकता है। हो सकता है आर्मर वॉर्स में हमें वाइट विजन फिर से देखने मिले, लेकिन अभी के लिए कुछ कंफर्म बोल नहीं सकते। नंबर 6, गाया। अब गाया बायोलॉजिकली एक स्क्रल है, इसलिए उसके पास शेप शिफ्टिंग एबिलिटी पहले से थी, पर जब से उसने सुपर हीरोज के डीएनए को एब्जॉर्ब किया है वो किसी भी स्क्रल और मिड टियर सुपर हीरो और विलन से ऊपर जा चुकी है। इन सारे कैरेक्टर्स की पावर आज की डेट में गाया के पास है और अभी के लिए वो अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल पर यूज़ नहीं कर सकती, लेकिन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से वो अपनी एबिलिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल करने लगेगी। गाया फास्ट है, ड्यूरेबल है, वो फेजिंग कर सकती है
उड़ने के साथ एनर्जी ब्लास्ट भी प्रोड्यूस कर सकती है। और थॉर की लाइटनिंग पावर्स मैजिकल है, नहीं तो वो बिजली गिराना भी शुरू कर देती। पर अभी के लिए वो थॉर की फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज कर सकती है। गाया ऑलरेडी एक पावरफुल कैरेक्टर को बीट कर चुकी है, लेकिन अभी के लिए वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि जो उसके मुंह के सामने आएगा वो सबको बीट करके रख देगी। पर अभी भी एमसीयू में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक झटके में गाया को नॉकआउट कर सकते हैं। नंबर 5, कैप्टन मार्वल। अब कैरल डैनवर्स की आधी जिंदगी प्लेन चलाने में निकल गई और जितनी जिंदगी बची है वो स्क्रल्स के लिए घर ढूंढने में निकल रही है। कैप्टन मार्वल को जब से स्पेस स्टोन की वजह से पावर्स मिली है वो पावरफुल तो बन चुकी है, लेकिन उसे कुछ खास अपग्रेड्स नहीं मिले। आज से 30 साल पहले भी वो सेम रेंज ऑफ एबिलिटीज का यूज कर रही थी जैसे वो आज कर रही है। अपने से कमजोर लोगों को कैरल बड़ी आसानी से बीट कर देती है, लेकिन जब भी कोई ताकतवर बंदा आता है कैरल सिचुएशन को संभाल नहीं पाती और चीजों को बद से बदतर बना सकती है। पर इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते कि अभी के लिए कैप्टन मार्वल फीमेल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। पर शायद ज़्यादा दिन ना रहे, क्योंकि हो सकता है कुछ यंग जनरेशन के मेंबर टॉप पर बहुत जल्दी आ जाए। नंबर 4, हल्क। अब पर्सनली मुझे प्रोफेसर हल्क से ज़्यादा इनक्रेडिबल हल्क पसंद था, लेकिन अभी के लिए प्रोफेसर हल्क भी अच्छा ही है। उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पहले जैसी ही है, बस एग्रेशन खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से हम हल्क को पसंद करते थे। पर अब हल्क फादर भी बन चुका है, जिसकी वजह से हो सकता है कि फ्यूचर में हमें वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन देखने मिले। पर भले ही प्रोफेसर हल्क अपनी स्ट्रेंथ का ज़्यादा यूज़ नहीं करता, पर उसकी वजह से टाइम ट्रैवल के एक्सपेरिमेंट हुए, स्नैप हुआ जिसकी वजह से धूल बने हुए लोग वापस आ गए और शी हल्क को अपनी पावर्स मिली। वैसे शी हल्क को मैंने लिस्ट में ऐड नहीं किया है। नंबर 3, थॉर। अब एसगार्ड का प्रिंस एक फादर बन चुका है, लेकिन थॉर अकेला ऐसा कैरेक्टर है जिसे टाइम के साथ अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन धीरे धीरे करके थॉर के पास अच्छी चीजें आ रही है। उसने अपने फ्रीडम के लिए किंगडम को सैक्रिफाइस कर दिया, पर जब भी एसगार्डियंस को जरूरत होती है थॉर उन्हें प्रोटेक्ट करने आ जाता है। थॉर 9 रियलम के सबसे भयानक सुपर विलन से लड़ चुका है और टाइम के साथ उसके पावर लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके पास एसगार्ड के 2 सबसे ताकतवर हथियार है, म्यूनिर और स्टॉर्मब्रेकर, और साथ में थॉर एक एसगार्डियन है, इसलिए जैसे टाइम के साथ थॉर की उम्र बढ़ेगी वो और ताकतवर होता चला जाएगा। थॉर को पता नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे करके मैजिक यूज करने लगा है और साथ में वो बड़ी आसानी से दूसरे स्काई फादर लेवल की वेपन चला रहा है। पर जब थॉर फुल्ली अपने ओडिन फोर्स को यूज करेगा तब उसकी पावर्स देखने लायक होगी, क्योंकि अभी के लिए थॉर बड़ी आसानी से अपने एनिमीज को मार देता है। पर थॉर हमेशा से मैजिक डिपार्टमेंट में थोड़ा वीक रहा है, लेकिन जब थॉर ओडिन फोर्स यूज करना शुरू कर देगा तब वो मैजिक यूजर्स को भी बड़ी आसानी से बीट कर सकता है। नंबर 2, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो जब से डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू का पार्ट बना है वो हमेशा से टॉप 5 में होता ही है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज पहले एक सोर्सरर सुप्रीम था। ये बात अलग है कि अब वोंग सोर्सरर सुप्रीम बन चुका है, पर स्ट्रेंज अभी ज्यादा पावरफुल है। पिछले कुछ सालों में स्ट्रेंज ने बहुत हाई लेवल के स्पेल यूज कर रखे हैं, जैसे सिर्फ अपने एल्ड्रिच मैजिक के भरोसे इन्फिनिटी स्टोन से लड़ जाना, या फिर कियोस मैजिक यूजर को बीट करने के लिए डार्क सोल को एब्जॉर्ब करके उन्हें यूज करना, या फिर पूरी यूनिवर्स की मेमोरी से ये मिटा देना कि पीटर पार्कर कौन है। अभी के लिए तो स्ट्रेंज डार्क डायमेंशन में जा चुका है और इसलिए स्ट्रेंज के पास कोई इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं है। मतलब अगर डोरमामू स्ट्रेंज के सामने आ गया तो उसे अपने एल्ड्रिच मैजिक से उसे बीट करना होगा। इनडायरेक्टली हमें स्ट्रेंज के ज्यादा पावरफुल स्पेल्स देखने मिलेंगे। वैसे वॉट इफ का स्ट्रेंज ज्यादा पावरफुल है, पर मैंने वॉट इफ कैरेक्टर्स को लिस्ट में ऐड नहीं किया। पर अगर वॉट इफ वाला डॉक्टर स्ट्रेंज होता तो हम उसे नंबर 2 पर ही ऐड करते, क्योंकि नंबर 1 पोजीशन अब होल्ड करता है लोकी, गॉड ऑफ स्टोरीज। लोकी की कहानी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। फ्रोस्ट जायंट किंग ने इसे अबॉन्ड कर दिया था क्योंकि ये बचपन में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था और एक कमज़ोर बच्चा फ्रोस्ट जायंट का किंग नहीं बन सकता। फिर ओडिन लोकी को एसगार्ड लेकर आया और तब पता चला कि लोकी फिजिकली थॉर जितना ताकतवर नहीं है, इसलिए फ्रीगा ने उसे मैजिक सिखाया ताकि वो थॉर की बराबरी कर सके, और ऐसे लोकी टाइम के साथ बन गया गॉड ऑफ मिस्चिफ। लोकी को एसगार्ड पर रूल करना था, लेकिन टीवे वालों ने उसे पकड़ लिया और अब लोकी सारे टाइमलाइंस को पकड़ कर बैठा हुआ है। लोकी अब हर एक टाइमलाइन में देख सकता है और लोकी है जो गैंग वेरिएंट्स को टाइमलाइन में इंटरफेयर करने से रोक सकता है। वैसे थॉर के भाई ने टाइम को कंट्रोल करना भी सीख लिया है और अब लोकी किसी से लड़ाई करना नहीं चाहता, लेकिन अगर आज के लिस्ट का कोई भी कैरेक्टर लोकी से पंगा लेता है तो लोकी एक थॉट में उस स्पेसिफिक कैरेक्टर की पूरी टाइमलाइन को बर्बाद कर सकता है। लॉजिकली देखा जाए तो लोकी बहुत ज्यादा हायर लेवल की पावर अब होल्ड करता है। लेकिन इसी के साथ हमारी लिस्ट कंप्लीट होती है टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज की। अब अगर आपने अभी तक लोकी वेरिएंट्स की वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो, और अगर आप में से कोई स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल दिया है, वहां पर आके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।